एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और सेपरेशन मेथड, एक और सेपरेशन टेक्निक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एंड दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात कर ली थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के साथ। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कैसे क्रिस्टलाइजेशन को एज अ सेपरेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ये तो हुई बात की बात। उसके पहले तो हम समझेंगे क्रिस्टल्स को। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने क्रिस्टल्स देखे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस मैम, हमने क्रिस्टल्स देखे हैं। इनफैक्ट हम तो डेली देखते हैं। कैसे? क्या आपने शक्कर को नहीं देखा? क्या आपने सॉल्ट को नहीं देखा? ये जो सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी। ठीक है, तो ये क्रिस्टल्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रिस्टल्स देखने में कैसे दिखते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम इन क्रिस्टल्स का ना एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है ना। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे जैसे कि हम पानी के लिए बोलते हैं, पानी का कोई शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है, ना ही गैसेस का कोई शेप होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो जब भी हम किसी शेप को डिफाइन करते हैं ना कि ये सिलेंड्रिकल है या ये स्क्वायर शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम डेफिनेटली हमेशा हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। सॉलिड्स का ही क्या होता है, एक शेप होता है। तो हमारे क्रिस्टल्स भी क्या हैं, क्रिस्टल्स भी हम बोलते हैं कि सॉलिड ही होते हैं। तो क्रिस्टल्स का भी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है ना। शक्कर के दानों को अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको डेफिनेटली एक शेप जरूर दिखाई देगा। सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे जो दाने होते हैं, उनको आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो उनका भी आपको एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप दिखने ही वाला है। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर साइज ही क्रिस्टल्स का होता है, किसी भी साइज के हो सकते हैं। फिर इसके बाद में ये हार्ड भी हो सकते हैं और ये फ्रेजाइल भी हो सकते हैं। डायमंड जैसी हार्डनेस भी हो सकती है क्रिस्टल्स में, और स्नोफ्लेक्स जो होते हैं, स्नोफ्लेक्स जैसी फ्रेजाइल भी हो सकते हैं हमारे क्रिस्टल्स। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये क्रिस्टल्स बने कैसे होते हैं, तो ये क्रिस्टल्स बने होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। सॉलिडिफाई होकर क्या बना लेते हैं, ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं। एक्चुअली क्रिस्टल्स हम बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का एक प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि क्रिस्टल्स जो है किसी भी सब्सटेंस का एक प्योर फॉर्म होते हैं। अब एक इम्प्योर कंपाउंड से क्रिस्टल बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्या आप इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस के प्योर फॉर्म होते हैं, और एक इम्प्योर कंपाउंड से क्रिस्टल्स बनाने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को हम एज अ सेपरेशन मेथड तो यूज़ कर ही सकते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। एट द सेम टाइम हम क्रिस्टलाइजेशन को एक प्योरिफिकेशन मेथड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कैसे? चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्रिस्टल्स बनाना सीखते हैं कि कैसे क्रिस्टल्स बनते हैं। यानी कि अब हम फोकस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में, और जैसे जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को सीखेंगे, हमें अपने आप समझ में आता जाएगा कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन को सेपरेशन मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं और कैसे प्योरिफिकेशन मेथड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को। हम लेते हैं एक सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका बहुत ही प्यारा सा कलर होता है, एकदम लाइट ब्लू कलर होता है। अगर आप लोगों ने अपने अपने स्कूल्स की केमिस्ट्री लैब में देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, सब जानते होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, 10th क्लास में जाकर के, 11th क्लास में जाकर के आपको
अपने आप जो है ना कॉपर सल्फेट सामने दिख जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सा उसका लाइट ब्लू सा कलर होता है और उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं कॉपर सल्फेट के, उनका कलर तो और भी प्यारा होता है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट क्या है, ये भी एक सॉल्ट ही है। अब इस सॉल्ट को, ये इरेबल सॉल्ट नहीं है ना, जैसे कि हमारा नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, वो क्या होता है NaCl होता है। ये NaCl नहीं है, ये अलग टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट के भी कई वेराइटीज़ होते हैं। बेसिकली हम बोलते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आयंस जो हैं जब कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और यही आयनिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं कि सॉल्ट बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट क्या होता है भाई, NaCl। ये देखो NaCl, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयंस ने मिलकर एक आयोनिक कंपाउंड बनाया और यही आयोनिक कंपाउंड क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है, कॉमन सॉल्ट कहलाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, और ये कैसे बनता है, कॉपर आयंस और सल्फेट आयन से मिलके बनता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड ही है जो कि दो आयन से मिलके बनता है, एक है कॉपर आयंस और एक है सल्फेट आयंस। ठीक है, ये दोनों ही आयंस कंबाइन होकर के बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड और इसी आयोनिक कंपाउंड को हम कह देते हैं सॉल्ट और हमारे पास आ जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्ट। अब कॉपर सल्फेट सॉल्ट को हम जितना हो सके उतना कम पानी में, अब हमने एक सॉल्यूट लिया है तो हम क्या करेंगे, एक सॉल्वेंट भी ले लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज मेरे पास थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है सॉल्ट और मैं आपसे बोलूं कि ये प्योर है, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे आपने इसको प्योर मान लिया। भाई अगर मैंने आपको रैंडमली थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्ट हाथ में दे दिया और मैंने आपसे बोला कि देखो एकदम प्योर है, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हम मान लें। हो सकता है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ हो। इम्प्योरिटीज़ हमने दो टाइप की पढ़ी हैं, एक इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होती हैं और दूसरी इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होती है। तो आपने बोला कि मैम आप हमको जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट दे रही हो हम नहीं मानते हैं कि ये सॉल्ट प्योर है, प्रूव करके बताइए कि ये प्योर है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला चलो ठीक है, आप ये चाह रहे हो ना कि इसको मैं प्योर आपको बताऊं कि कैसे है ये प्योर, तो एक काम करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं। तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया और उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, है ना, कॉपर सल्फेट क्या है हमारा एक सॉल्यूट है, तो हमने सॉल्वेंट क्या लिया, पानी ले लिया, क्योंकि हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है ना वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया थोड़ा सा और उसमें मिनिमम क्वांटिटी में, ये नहीं कि 1 लीटर पानी डाल दिया, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में हमने उसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर से, जो हमारे पास अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आया है, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। फिल्टर पेपर से हमने पास भी करा दिया, हमारे पास एक फिल्ट्रेट भी आ गया। लेकिन जो फिल्टर पेपर था मेरे पास जिसके अक्रॉस मैंने वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को पास कराया था, उस फिल्टर पेपर में रेसिड्यू छूट गया, लम्प्स मुझे पीछे छूटे हुए दिखाई दिए। तो आपने बोला कि देखो मैम, आप तो हमसे बोल रहे थे कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट है वो बिल्कुल प्योर है। हमने आपसे बोला था कि इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है पानी में सोल्यूबल और एक होती है जो पानी में सोल्यूबल नहीं होती है। ये वाली इम्प्योरिटीज देखो जो हमें फिल्टर पेपर में मिली है एज अ रेसिड्यू, ये क्या है, ये वही इम्प्योरिटीज हैं जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में सोल्यूबल नहीं थी, पानी में वो सोल्यूबल नहीं थी, इसीलिए फिल्टर आउट हो गई। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले अपने कॉपर सल्फेट सॉल्ट से जो वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उनको हमने अलग कर दिया एक बेसिक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। तो मैंने बोला कि हाँ यार, मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस कॉपर सल्फेट सॉल्ट को मैं इतनी देर से प्योर बोल रही थी उसमें तो इम्प्योरिटीज निकली। कौन सी इम्प्योरिटीज, वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब ये भी हो सकता है कि उसमें वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी हों, तो अब मैं ट्रस्ट तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एक टेस्ट तो लगा लिया, टेस्ट लगा करके मैंने देख लिया कि इसमें इम्प्योरिटीज हैं और उस टेस्ट के थ्रू मैंने वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया नॉर्मल फिल्ट्रेशन टेक्निक से। लेकिन अब उन इम्प्योरिटीज का क्या जो कि पानी में सॉल्युबल है, जो कि हमारे पास अभी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो फिल्ट्रेट आया है उसमें भी तो इम्प्योरिटीज होंगी जो कि सॉल्युबल होंगी इसमें, उनका क्या करें, उनको भी तो हमें हटाना ही पड़ेगा ना।
कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हमें करनी ही पड़ेगी। तो हमने क्या करा, हमने सोचा चलो ठीक है, अब जो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, उसको हम रिमूव कराते हैं। कैसे रिमूव कराते हैं, तो हमने उसी बीकर को हमने क्या करा, बेसिकली उसको हमने एक बोल में डाल करके रख दिया, कहाँ, बर्नर के ऊपर। बर्नर क्या करेगा भाई, बर्नर हीट सप्लाई करेगा। इस हीट को अब्जॉर्ब कौन करेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अब्जॉर्ब करेगा। भाई हमारे पास इस बोल में है क्या, इस बोल में हम बोल रहे हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब क्या, कॉपर सल्फेट है प्लस हम बोल रहे हैं कि इसमें पानी है, तो ये हमारा सॉल्यूट है और ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। तो हमने क्या किया, एक बोल लिया, उस बोल में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और उसको बर्नर के ऊपर रख दिया। बर्नर ने हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू करा। ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, ये जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, ये इस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये इवेपोरेट होना शुरू होकर जाएंगे। यानी कि हमारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, वो इवेपोरेट होने लगेगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने का क्या मतलब है भाई, पानी हमारा अपनी रिस्पेक्टिव वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट ज़्यादा होता है। वैसे भी हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट सॉल्ट को हमने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया था। उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, उसमें जो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू कर देगा, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि अब सॉल्वेंट तो वैसे भी कम ही था और वो कम होता जा रहा है और सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐसा नहीं कि हम कॉपर सल्फेट उसके ऊपर ऐड करते जा रहे हैं, जितना हमने इनिशियल क्वांटिटी ली थी कॉपर सल्फेट की उतनी ही है, बस हो क्या रहा है कि सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अपने आप सॉल्यूट जो है ना सोल्यूशन में, वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारा सोल्यूशन एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने की क्या जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। याद है हमने जब सोल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सैचुरेशन करते हैं किसी भी सोल्यूशन का, तो उस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हम सबको पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कैसे होता है। एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज मेरे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर में मैंने पानी डाल दिया और पानी में मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, सॉल्ट ऐड करा है मैंने पानी में। अब पानी के पार्टिकल्स भी बना देती हूँ मैं। सपोज ये है क्या, हमारे पानी के पार्टिकल्स, और ग्रीन कलर के मैं यहाँ पे बना देती हूँ सॉल्ट के पार्टिकल्स। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। भाई हम सबको पता है कि पानी में जो है नमक अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, पानी जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और हम सबको पता है कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं पानी के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस प्रेजेंट है ना, इन्हीं स्पेसिस को घेरने का काम करते हैं कौन, सॉल्ट के पार्टिकल्स। सॉल्ट के पार्टिकल्स आए, जैसे ही उनको पता चला कि भाई पानी के पार्टिकल्स के बीच में तो जगह है, क्यों ना हम वहां जाकर के बैठ जाएं, और एग्जैक्टली यही होता है, सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, घुलने की प्रोसेस कहते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, बस मैं आपको रिवाइज करा रही थी क्योंकि वो चीज़ हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पानी जाकर के सॉल्ट जाकर के पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के बैठ गया। अब मेरे पास नमक थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरा का पूरा नमक
पानी में डिज़ोल्व कर दूं। मैंने डिज़ोल्व करना शुरू करा। एक हद के बाद पानी के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ ही नहीं। ये तो अलग ही बात हो गई। भाई मैंने तो हमेशा से यही देखा था कि पानी में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जितना भी सॉल्ट है मैं पूरा का पूरा पानी में डिज़ोल्व कर देती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक एक्सटेंट के बाद, एक लिमिट के बाद फर्दर पानी में सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ ही नहीं, और इनफैक्ट हम बोलते हैं कि नीचे जाकर के इस तरह से बैठने लगा, डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा ये तो गड़बड़ बात हो गई है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये बचा हुआ सॉल्ट भी जो है ना, क्यों मतलब ये सॉल्ट बच रहा है डिज़ोल्व होने से, क्यों ये नीचे जाकर के सेटल हो रहा है। तो मैंने दिमाग लगाया कि हो ना हो ये जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच की स्पेसेस जो हैं पूरी तरीके से सॉल्ट के पार्टिकल्स ने भर ली हैं। इतने अच्छे तरीके से भर ली हैं कि फर्दर हम बोलते हैं कि और सॉल्ट के पार्टिकल्स को पानी के पार्टिकल्स के बीच में बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है, पूरी भर गई है पानी के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस। तो अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है ये जाकर के उसमें डिज़ोल्व हो ही नहीं पा रहा है, बैठ ही नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं अपने इस बेसिकली जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको मैं हीट करूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हीट करने पे होता क्या है, हीट करने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो और तेज़ी से यहाँ वहाँ भागते हैं। यहाँ वहाँ भागने से क्या होता है, उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। भाई मेरा ये सॉल्ट नीचे जाकर के सेटल क्यों हो रहा था? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में अब जगह बची ही नहीं थी कि फर्दर कोई और सॉल्ट पार्टिकल्स आकर के उनके बीच में बैठे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सोल्यूशन को हीट कर दूं। हीट करने से क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स यहाँ वहाँ भागेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगी। और जगह की तो मुझे कमी थी, जगह मैं बढ़ा रही हूँ। कैसे बढ़ा रही हूँ? अपने इस सोल्यूशन को हीट करके। तो जैसे मैं हीटिंग स्टार्ट करूंगी, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करेंगे, और इस यहाँ वहाँ भागने की कोशिश में उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि जगह बन गई। और जब जगह बनी गई है तो ये जो बेचारा सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पा रहा था, सॉल्ट के पार्टिकल्स को पता चलेगा कि भाई देखो जगह बन गई है, तो वो क्या करेंगे, वो भी जा करके उन स्पेसेस में एक्स्ट्रा जो स्पेसेस बढ़ी हैं हीट करने के कारण, उन स्पेसेस को जाकर के, जगह को जाकर के घेर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये बचा कुचा सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। पानी की कैपेसिटी नहीं थी इस सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, लेकिन हमने क्या किया है, हमने फोर्सफुली पानी को बोला है कि नहीं, कुछ भी हो जाए इस नमक को आपको डिसॉल्व करना है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन था वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया था, लेकिन हमने हीट करके उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना डाला। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही प्रोसेस होती है। हमने क्या किया, हमने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसको हमने हीट करना शुरू करा। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से हम बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पानी जो कि एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, पानी के पार्टिकल्स जो हैं हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करेंगे तेज़ी के साथ, हायर स्पीड के साथ, जिसके कारण हम बोलते हैं कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि हम बोलते हैं कि जगह बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी। तो इन स्पेस में हम बोलते हैं कि और अच्छी तरीके से सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जाकर के बैठ जाएंगे। सॉल्यूट क्या है भाई हमारे सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट के साथ हम बोलते हैं कि कुछ वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी हैं। जो वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उनको तो हमने फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्ट्रेशन टेक्निक से हटा दिया था, लेकिन वो वाली इम्प्योरिटीज जो कि अभी भी हमारे सॉल्यूशन में है, पानी में सॉल्युबल है, वो वाली इम्प्योरिटीज प्लस हम बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने सोल्यूशन को एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, सॉल्यूट अच्छी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएं,
अब वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स, और हम बोलते हैं कि इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएं, इसीलिए हम अपने सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं। बन गया हमारा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के लिए हमने जब रखा तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब टेम्परेचर गिरता है तो पार्टिकल्स, जैसे कि इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हुआ क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स ने, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी और वो तेजी से यहाँ वहाँ मूव करने लगे थे, है ना, उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेसिस इंक्रीज हो गई थी। लेकिन जैसे इस पानी को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने से क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो कम हो जाएगी। पानी के पार्टिकल्स अब धीरे 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 मूव करेंगे और जैसे ही उनका मूवमेंट कम होता है, उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेसिस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तुरंत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना फिर से पार्टिकल्स को तेजी से जाकर के पकड़ लेते हैं। यानी कि पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस है वो दोबारा से उतनी की उतनी हो जाती है जितनी पहले थी। हीट करने के पहले जितनी पानी के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिस थी उतनी दोबारा आ जाती हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा। हमने अपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को पहले हीट किया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस बना दी जिसके कारण अच्छी तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो जाए। फिर इसके बाद में हमने क्या करा, उसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हमने ठंडा करने की कोशिश करी। जब हमने ठंडा करा, टेम्परेचर कम हो गया। इस टेम्परेचर के कम होने के कारण क्या हुआ, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस थी वो कम हो गई। अब क्या होगा, जो लेस सॉल्यूबल पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो लेस सॉल्यूबल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन के बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ऐसा कैसे हुआ भाई हमने तो फोर्सफुली क्या किया था, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बनाई थी और उन स्पेसेस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेटल कर दिया था। लेकिन जैसे टेम्परेचर हुआ, स्पेसेस जो है वापस उतनी की उतनी आ गई। अब जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमने डिसॉल्व करवा दिया था, एक्स्ट्रा सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हमने सेटल करवा दिए थे पानी के पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकल्स के स्पेसेस में, वो क्या होंगे, उनको बाहर आना पड़ेगा। भाई पहले जगह थी, जब हमने सॉल्यूशन को हीट किया तब पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, तो हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट को भी वहां पे सेटल करवा दिया। लेकिन अब जब जगह कम हो गई है, वापस से उतनी हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेटल कराया था उनको बाहर आना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि पानी के पार्टिकल्स बोलेंगे कि अरे चलो कोई बात नहीं, अब आकर के बैठ गए हो तो बैठ ही जाओ, मत जाओ। ऐसा नहीं होगा। स्पेसेस कम हो चुकी हैं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बाहर जाना ही पड़ेगा। कौन जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, है कि नहीं, जिसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होगी वही पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस हैं उनसे बाहर निकलेंगे। और बाहर कैसे निकलेंगे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकलेंगे। और एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि यही होता है हमारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। पानी के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में से, उनकी जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस में से हम बोलते हैं कि जो लेस सॉल्यूबल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। कैसे, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में। और पीछे सोल्यूशन में कौन रह जाएंगे, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है पानी में, यानी कि जो ज़्यादा सॉल्युबल हैं सॉल्वेंट में या वाटर में। तो ये जो आपके पास क्रिस्टल्स आए ना, ये जो लेस सॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि सेपरेट हो गए हैं, बाहर निकल आए हैं सोल्यूशन से, जो क्रिस्टल्स बने हैं, ये क्रिस्टल्स क्या हैं भाई, ये क्रिस्टल्स हम बोलते हैं कि प्योर कॉपर सल्फेट है। क्या है ये क्रिस्टल्स, प्योर कॉपर सल्फेट है। और पीछे जो छूट गया है उसे हम मदर लिकर कहते हैं, जिसमें कि सॉल्वेंट है, पानी है और वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है, वो पीछे छूट गई हैं। तो हमारे क्रिस्टल्स अलग हो गए और मदर लिकर अलग हो गया। तो क्या पूरी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हमें समझ में आ गई? एक बार मैं फटाफट से इसको रिकैप कर देती हूँ। क्या बोला मैंने आपको कि क्रिस्टल्स जो होते हैं हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में
क्रिस्टल्स देखते हैं, हम शक्कर के क्रिस्टल्स भी देखते हैं, हम सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी देखते हैं। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डायमंड जैसे हार्ड भी हो सकते हैं और स्नोफ्लेक्स जैसे फ्रेजाइल भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल्स हम बोलते हैं कि बनते कैसे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। अब क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनके पास क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। भाई जब भी हम किसी शेप की बात करते हैं तो शेप किसका होता है, सॉलिड्स का ही तो होता है। क्या कभी आपने किसी लिक्विड का शेप देखा है, या कभी आपने किसी गैस का शेप देखा है? कभी नहीं देखा होगा। हमेशा हमें शेप्स किसके दिखते हैं, सॉलिड्स के ही देखने को मिलते हैं। तो हमारे क्रिस्टल्स भी कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए क्रिस्टल्स का भी क्या होगा, उनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। अब क्रिस्टल्स हम बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म होते हैं, और इम्प्योर कंपाउंड में से क्रिस्टल्स को बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कैसे होती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, हमारे पास है क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे बना है, कॉपर और सल्फेट आयन से मिलकर बना है, यानी कि कॉपर सल्फेट क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, इसीलिए हमने उसको बोला कि वो क्या है, एक कंपाउंड, वो एक सॉल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट था। अब मैंने आपसे बोला कि देखो मेरे पास बहुत ही सुंदर सा लाइट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, और ये सॉल्ट कैसा है, बहुत ही प्योर है। तो आप बोलोगे कि नहीं मैम, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को प्योर। ऐसे कैसे हम मान लें कि आपने बोल दिया कि आपके पास जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है वो प्योर है और हम उसको मान लें, प्रूव करके बताइए। आपने बोला कि मैम हमने तो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ पढ़ी हैं, वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी पड़ी हैं, तो हो सकता है कि आपके पास जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो उसमें भी इम्प्योरिटीज़ हो जो कि पानी में सॉल्युबल होंगी, या हो सकता है कि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हो जो कि पानी में सॉल्युबल ना हो, उनको अलग करके तो बताओ। तो मैंने बोला कि हाँ ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, 5 ग्राम के करीब, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया मैंने, और उसमें ज़रा सा क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में। ये नहीं कि 1 लीटर पानी हमने उड़ेल दिया, जितनी ज़रूरत हो उतना ही मिनिमम क्वांटिटी में हमने पानी डाला। तो कॉपर सल्फेट क्या है, हमारा एक सॉल्यूट है, और उसमें जो हमने पानी डाला है वो क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक मिक्सचर आ गया। ये मिक्सचर कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ चुका है। अब जैसा कि आपने मुझसे बोला था कि मैम हो सकता है कि जो आपके पास सॉल्ट है उसमें कुछ वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो, यानी कि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हमने सॉल्वेंट लिया है, पानी लिया है, उसमें सॉल्युबल ना हो। तो हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। जब हमने पास कराया तो हमें फिल्ट्रेट तो मिल गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, लेकिन फिल्टर पेपर में रेसिड्यू हमें मिला, हमें कुछ लम्प्स दिखाई दिए। वो रेसिड्यू, वो लम्प्स हमें क्या बता रहे थे कि हाँ भाई हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्ट में डेफिनेटली कुछ वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी जो कि फिल्टर पेपर में रह गई, और जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है उनसे अलग हो गई। तो आप लोगों ने मुझसे बोला कि देखो मैम, हम आपसे कह रहे थे ना कि आप जिस कॉपर सल्फेट सॉल्ट को प्योर मान रहे थे वो प्योर नहीं निकला, उसमें निकली है वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो मैंने बोला हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये मेरा फॉल्ट था। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने मुझसे बोला कि मैम अगर इसमें वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो हो सकता है कि वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी हों। भाई हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हो सकता है कि इसमें ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी हों जो कि हमारे सॉल्वेंट में, हमारे वाटर में डिजॉल्व हों, तो उनको भी तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली प्योर सब्सटेंस ही चाहिए है, क्योंकि हम तो हमेशा प्योरिटी के पीछे भागते हैं। तो मैंने बोला हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, तो एक काम करते हैं, अब जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हमारी बची हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसको हम रिमूव कराते हैं। कैसे रिमूव कराएंगे, तो मेरे पास जो फिल्ट्रेट आया था ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, उसको मैंने डाला कहाँ, एक बोल में, और बोल को रख दिया कहाँ मैंने, बर्नर के ऊपर। बर्नर ने क्या करा, हीट एनर्जी सप्लाई करी। इस हीट एनर्जी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ने धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना शुरू किया। कॉपर सल्फेट में था कौन, कॉपर सल्फेट जो कि हमारा सॉल्यूट था,
प्लस इम्प्योरिटीज भी थी, प्लस हम बोल रहे हैं कि वाटर था जो कि किसकी तरह काम कर रहा था, एक सॉल्वेंट की तरह। तो पानी क्या करेगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, जिसके कारण पानी के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और तेजी से यहाँ वहाँ मूव करने लगेंगे, है ना, जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि पानी के पार्टिकल्स की जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये जो स्पेस इंक्रीज हुई है, ये जो एडिशनल जगह बनी है, इसका फायदा क्या होगा भाई, हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, फिर वो चाहे किसके हों, हमारे सॉल्ट के हों यानी कि कॉपर सल्फेट के हों, या फिर वो चाहे कौन हो, इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स हों, हम चाहते हैं कि जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ना वो अच्छी तरीके से सॉल्वेंट में यानी कि पानी में डिसॉल्व हो जाएं। हमारी अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच यही है कि जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, चाहे वो इम्प्योरिटीज के हों चाहे वो कॉपर सल्फेट सॉल्ट के हों, अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएं किसमें, पानी में यानी कि हमारे सॉल्वेंट में। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन को हीट करके बनता है। हम फोर्सफुली क्या करवाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस, एडिशनल स्पेसेस क्रिएट कराते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनके बीच में आकर के सेटल हो जाएं। और एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं, हम अपने सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं कि पानी जो है ना अच्छी तरीके से क्या हो, बेसिकली उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस हम बोलते हैं कि बढ़ जाएं और उसमें अच्छी तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के डिसॉल्व हो जाएं, बैठ जाएं। फिर इसके बाद में जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, ये कैसे बना है, हम बोल रहे हैं कि कुछ पानी तो इवेपोरेट भी हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट कम होता जा रहा है और सॉल्यूट इंक्रीज होता जा रहा है। अब एक बार हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने क्या करा, इसको हमने ठंडा करा, इसको हमने कूल करवाया। अब क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, पानी के पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, जिसके कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी तो पानी के पार्टिकल्स अब धीरे 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 मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो अगेन क्या हो जाएंगी, उतनी ही हो जाएंगी जितनी की पहले थी हीट करवाने के पहले। अब जो एडिशनल हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेटल कराया था ना, पानी के पार्टिकल्स बोलेंगे उनको कि भैया अब हो जाओ आप बाहर। देखो जब हमारे बीच में जगह थी तो आप आकर के बैठ गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे बीच की जो स्पेसेस हैं वो बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। तो फिर जो एडिशनल सॉल्यूट के पार्टिकल्स आए थे बैठने के लिए, उनको जाना ही पड़ेगा। जाएगा कौन, वो वाले पार्टिकल्स जो कि लेस सॉल्युबल होंगे पानी में। तो एग्जैक्टली यही होता है कि लेस सोल्यूबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी से बाहर निकल आते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कैसे, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में। और पीछे कौन रह जाते हैं, पीछे हम बोलते हैं कि रह जाएंगे हमारे जो मोर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाएंगे पानी में। तो जो क्रिस्टल्स बने हैं वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और जो पीछे छूट गया है पानी में वो क्या है, इम्प्योरिटीज है, वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने प्योरिफिकेशन कर लिया। जो इनिशियली मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट था ना वो प्योर नहीं था, उसमें वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज भी थी, वाटर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज भी थी। दोनों को ही मैंने कॉमन जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्ट था उससे हटा दिया और मेरे पास कॉपर सल्फेट कंपाउंड से क्या मैंने बना लिया, कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स बना लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इम्प्योर कंपाउंड से क्रिस्टल्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे भी हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्ट से हमने प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बना दिए हैं। और वो क्रिस्टल्स पता है कैसे दिखते हैं, वो दिखते हैं कुछ इस तरीके के, बड़े सुंदर क्रिस्टल्स होते हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करवाया जाएगा केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमको दिखाई देते हैं। तो हमने क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सीख ली।
अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हुआ क्या, देखो बातों ही बातों में जैसे जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सीखी, हमने यहाँ पे प्योरिफिकेशन होते हुए देखा कि सारी इम्प्योरिटीज जो है हमने हटाते गए, पहले वाटर इनसॉल्युबल वाली हटाई, फिर इसके बाद में वाटर सॉल्युबल वाली हटाई, तो हमने क्या करा है, प्योरिफिकेशन किया है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो क्रिस्टलाइजेशन है उसको हम एज अ प्योरिफिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली करते क्या है, एक इम्प्योर कंपाउंड से प्योर क्रिस्टल्स बना करके देते हैं। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे प्योरिफिकेशन हो गया। एट द सेम टाइम हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेपरेशन भी हो रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग हो रहा है। भाई हमने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था, जो हमने मिक्सचर बनाया था, उसमें था क्या, उसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट था और पानी एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट था। तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जो क्रिस्टल्स निकले हैं वो क्रिस्टल्स क्या हैं, वो है प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूट। और पीछे जो छूट गया जिसको हमने मदर लिकर बोला है, वो क्या है, वो एक सॉल्वेंट है और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसको हमने सेपरेट कर दिया सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में। तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, एक सेपरेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं उसको एज अ सेपरेशन मेथड, एंड एट द सेम टाइम उसको एज अ प्योरिफिकेशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं भाई, क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स। द प्रोसेस बाय व्हिच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। This is one of the most commonly used technique for the purification of inorganic or organic solids. This is based upon the principle that when a crystal is formed, it tends to exclude the impurities which remain in the solution. क्या principle होता है crystallization का, कि जब भी crystals बनते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर से impurities को exclude करने की कोशिश करते हैं, यानी कि remove करने की कोशिश करते हैं, जो कि solution में ही रह जाते हैं, which remain in the solution. Next point, let us explain the process of crystallization by taking the example of purification of impure copper sulfate. हुआ क्या, take about 5 gram of impure copper sulfate and dissolved it in minimum amount of water in a china dish. China dish में हमने क्या किया, minimum amount of water के साथ 5 ग्राम copper sulfate को हमने dissolve किया, impure copper sulfate को. The solution is then filtered to remove insoluble and suspended impurities. इसके बाद में हमने उसको फिल्ट्रेशन करा, फिल्ट्रेशन से हम बोलते हैं कि जो वाटर इनसॉल्युबल impurities थी उनको हमने रिमूव कर दिया. Thereafter the filtrate is evaporated in a china dish so as to get a saturated solution. फिर हमने क्या करा, चाइना डिश में हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया था उसको हमने एक बोल में रख लिया, या आपको अगर चाइना डिश में रखना है तो उसमें रख लो, ठीक है। और चाइना डिश में रखने के बाद हमने क्या करा, जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया था, यानी कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आया था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने हीट करा. हीटिंग से क्या हुआ, बेसिकली इवेपोरेशन हुआ. इवेपोरेशन मतलब क्या, जो सॉल्वेंट था, पानी था, उसकी वेपर्स बनने लगी. तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है. पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है. The hot saturated solution thus obtained is allowed to stand undisturbed for few hours when crystals of pure copper sulfate separate out. These crystals are separated by filtration through an ordinary funnel is shown in the figure, and the filtrate left after the separation crystals is called the mother liquor. क्या बोला कि जो hot saturated solution आया है copper sulfate का, उसको हमने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया undisturbed. धीरे धीरे हम बोलते हैं कि अपने आप क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी कि पानी के पार्टिकल्स की जो स्पेसेस हैं उनके बीच में वो कम होती जाएंगी, और कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम बोलते हैं कि बाहर निकल आएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल्स हम बोलते हैं कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं. तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कि लेस सोल्युबल हैं वाटर में, वो क्या होते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे. वही पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे और क्रिस्टल्स को फॉर्म कर लेंगे. तो अल्टीमेटली हमारे पास कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आ जाएंगे. ठीक है. These crystals are separated by the filtration through an ordinary funnel is shown in figure, and the filtrate left after the separation crystals is called the mother liquor. फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर ऐसे फनल से हम बोलते हैं कि क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेंगे, और ये जो पीछे रह गया है इसको हम क्या बोलेंगे, मदर लिकर, जिसमें कि अभी हमारे पास सॉल्वेंट है प्लस हम बोलते हैं कि डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई दी है. फिर इसके बाद में अब कुछ एडवांटेजेस होते हैं.
अब आप बोलोगे कि मैम इसी तरह की मिलती जुलती प्रोसेस हमने कहाँ करी थी, हमने इवेपोरेशन में भी करी थी, है ना। जैसे कि हमारे पास क्या था, पानी था और इसके बाद में हम बोल रहे थे कि उसमें नमक हमने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था। अब हुआ क्या कि मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने क्या करा, पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया। फिर इसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही अमाउंट में इसमें नमक डाल दिया है, मुझे कम डालना चाहिए था नमक। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन बना उसको मैंने इवेपोरेट करना शुरू करा। इवेपोरेशन से क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी हम बोलते हैं कि उड़ गया, पीछे क्या छूट गया, पाउडर्ड सॉल्ट छूट गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पानी अलग हो गया और सॉल्ट अलग हो गया। तो आप बोलोगे कि मैम इसी तरह की टेक्निक जो जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ये हमने पहले भी तो पढ़ी है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन क्यों हम कर रहे हैं, इसको हम इवेपोरेशन नाम क्यों नहीं दे रहे हैं। इधर देखो जरा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द सोल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सॉल्ट सोल्यूशन था उसमें हुआ क्या, उसको मैंने इवेपोरेट कराया, पूरा का पूरा पानी जो है ना वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन में सोल्यूशन को हीट करते हैं टू ड्राइनेस, कि जब तक पूरा का पूरा पानी जो है उड़ ना जाए, कंप्लीटली ड्राइनेस ना हो जाए, तब तक हम इवेपोरेशन की प्रोसेस करते रहते हैं, हीटिंग हम तब तक करते रहते हैं। ड्यूरिंग दिस हीट ट्रीटमेंट सम सॉलिड्स में डिकम्पोज और सम सॉलिड्स लाइक शुगर में गेट चार्ड। अब होता क्या है कि अगर आप सोचो कि हर सब्सटेंस के सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इवेपोरेट कराएंगे, हीटिंग कराएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा हीट पे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि शुगर जो होती है, अगर आपने शक्कर के पानी का इवेपोरेशन कराया है ना, तो आप देखोगे कि ज़्यादा हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा पानी जब वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है तो शुगर जो है वो एक फॉगी हो जाती है और पीछे आपको थोड़ी देर बाद ब्लैक कलर का पाउडरी चारकोल देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चारिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो शक्कर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ड शुगर कहते हैं। इवेपोरेशन से बेटर क्यों है क्रिस्टलाइजेशन, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई इवेपोरेशन में हम बोलते हैं कि हर सब्सटेंस इवेपोरेशन जितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इवेपोरेशन हम तब तक कराते हैं जब तक कि हमारे सॉल्यूशन से पूरा का पूरा पानी जो है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट अपनी रिस्पेक्टिव वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि ड्राइनेस तक हम जो है ईटिंग करवाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में देखो हमने कोई ड्राइनेस नहीं करी थी। हाँ, हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट को आप बोल सकते हो कि धीरे 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 कम कर रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा का पूरा पानी जो है ना उड़ जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे थे, थोड़ी थोड़ी हम वेपर्स हमने देखा था कि बन रही हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये जब क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जब आप अपने केमिस्ट्री लैब्स में परफॉर्म करोगे ना, तो वहाँ पे आपको टीचर्स आपकी बोलेंगी कि सुनो, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना उसको हमको बॉईल नहीं कराना है। जैसे ही आपको दिखेगा कि हाँ वेपर्स बनने लगी है, तुरंत वो जो है ना फ्लेम ऑफ करवा देंगी। क्यों? क्योंकि हमें इवेपोरेशन जैसी प्रोसेस नहीं करनी है। ऑल्दो कहेंगे तो उसको भी हम क्या एग्जैक्टली इवेपोरेशन तो नहीं, लेकिन हाँ वेपर्स तो बनने ही लगेंगी। एक्चुअली वेपर्स का बनना ही ये इंडिकेट करता है कि जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो सफिशिएंटली हीट हो गया है और उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बन गई हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं। तो पानी को हम गर्म कर रहे हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इवेपोरेशन की प्रोसेस जैसे हम उसमें कंप्लीट ड्राइनेस नहीं करवाते हैं। तो हमने बोला कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ड्राइनेस तक हम हीटिंग करवाते हैं जब तक कि पूरा का पूरा सॉल्वेंट उड़ ना जाए। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि शक्कर वगैरह, वो इस इवेपोरेशन को, इस हीट को नहीं झेल सकते हैं। वो क्या हो जाते हैं, उनकी चारिंग हो जाती है, यानी कि शक्कर जो है वो एकदम ब्लैक कलर का चारकोल पाउडर बन जाती है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि जिस चीज़ को हमको प्योर करना था वही क्या हो गया, खराब हो गया, वो डिकम्पोज हो गया। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर इसके बाद में बोथ फॉर इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन द सोल्यूशन ऑफ द इम्प्योर सॉलिड इज प्रिपेयर्ड इन वाटर और एनी अदर सुटेबल solvent. This solution is then filtered to remove insoluble and suspended impurities. Some soluble impurities may still present even after filtration. Therefore, when such a solution is evaporated, the impurities get deposited along with the solid and thus contaminate the solid. और क्या होता है कि अगर हमने इवेपोरेशन की प्रोसेस करवा दी ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप अपनी अपनी केमिस्ट्री लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाना सीखोगे, तो आपको आपकी केमिस्ट्री टीचर बोलेंगे कि सुनो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हमें उबालना नहीं है,
ठीक है, जैसे ही वेपर्स आपको दिखेगी कि हाँ वेपर्स इसमें अब निकल रही हैं, तुरंत जो है ना फ्लेम ऑफ कर देना। सपोज हमने क्या कराया होता, अगर हमने इवेपोरेशन कराया होता तो होता क्या कि जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है ना उनके साथ जाकर के चिपक जाती और हमारे जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उनको कंटेमिनेट कर देती। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या, इवेपोरेशन में आप क्या कर रहे हो कि आप कंप्लीट ड्राइनेस तक लेकर के जा रहे हो, है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपके पास अभी जो है उसमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं और पानी में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी हैं। अब अगर आपने इसका इवेपोरेशन करा दिया तो आपने पूरा का पूरा पानी जो है ना उड़ा दिया, लेकिन वो इम्प्योरिटीज जो कि पानी में सॉल्युबल थी उनका क्या होगा, वो जाकर के चिपक जाएंगी कॉपर सल्फेट सॉल्ट के पार्टिकल्स के साथ और उसको कंटेमिनेट कर देंगी। तो यहाँ पे बात क्या रही, बात तो वही रही, अभी भी हमारा जो सब्सटेंस है वो प्योर तो हुआ नहीं, बस हमने किया क्या, हमने इवेपोरेशन करवा दिया तो पूरा का पूरा सॉल्वेंट जो है ना ऊपर चला गया, इम्प्योरिटीज तो वहीं की वहीं रह गई। तो इवेपोरेशन को कराने का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन कराया है। क्रिस्टलाइजेशन में हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन कंप्लीट ड्राइनेस तक नहीं पहुंचता है, थोड़ा सा ही करवाते हैं, बस इतना कि सोल्यूशन से थोड़ी सी वेपर्स निकलने लगे और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाए, थोड़ा सा सैचुरेटेड हो जाए, है ना, थोड़ी सी हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट जो है कम हो जाए, उसकी वेपर्स बनने लगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, अच्छी तरीके से सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें जाकर के सेटल हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स अच्छी तरीके से, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अच्छी तरीके से तभी सेटल हो पाएंगे जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होंगी और वो स्पेसेस तभी बनेंगी जब आप क्या करोगे, हीटिंग स्टार्ट करोगे। हीटिंग से क्या होता है कि थोड़ी बहुत सॉल्वेंट की वेपर्स भी बन जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी और कैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम बोलते हैं कि बेटर है या बेहतर है इवेपोरेशन प्रोसेस से, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप पूरी की पूरी क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा एक एप्लीकेशंस भी हैं, देख लो। द सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस के थ्रू हम बोलते हैं कि जो हम कॉमन सॉल्ट वगैरह खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। सी वाटर में हम बोलते हैं कि नमक होता है, सी शोर पे होता है क्या, इस तरह के नैरो पिट्स बना दिए जाते हैं और इन पिट्स में जब हाई टाइड आती है तो पानी सी वाटर भर जाता है। फिर ग्रेजुअली हम बोलते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, पूरा का पूरा पानी हम बोलते हैं कि उड़ जाता है और नीचे क्या छूट जाता है, नमक छूट जाता है। लेकिन अब ये जो नमक है ये प्योर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नमक बन गया तो इसको हम खा लेंगे, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को कैसे दूर करा जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से ही करा जाता है। ठीक है, अब देखो कहने को तो यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ था, लेकिन इवेपोरेशन के बाद हमको क्या करना पड़ा, क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो हम सॉल्ट के दाने देखते हैं ना, वो सॉल्ट के दाने नहीं, एक्चुअली वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली नमक को जो सी वाटर से बना है उस नमक को हमने प्योर किया है। प्योर कैसे किया है, क्रिस्टलाइजेशन से। तो कहने को तो इवेपोरेशन हो चुका था, जितना भी पानी था वो उड़ चुका था, नमक आ चुका था, लेकिन फिर भी नमक में प्योरिटी तो नहीं थी। प्योरिटी कैसे आई, जब हमने क्रिस्टलाइजेशन करा, और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के कारण ही हमें नमक के छोटे छोटे जो कण है ना, वो एक्चुअली कण नहीं, वो उसके क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने नमक को प्योर करा होता है, उसका प्योरिफिकेशन कराया होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर एलम। एलम मतलब क्या होता है, फिटकरी। फिटकरी के भी क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं बड़े बड़े। नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्योरिफिकेशन, इसका जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का जो प्योरिफिकेशन का एस्पेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि इवेपोरेशन करने के बाद भी हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिल पाता है, उसमें क्या होता है कि बस सॉल्वेंट अलग हो जाता है और सॉल्यूट अलग हो जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस में। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए है, प्योर सब्सटेंस चाहिए है, तो प्योर सब्सटेंस के लिए आपको क्रिस्टलाइजेशन करवाना ही पड़ेगा, क्रिस्टल्स बनाने ही पड़ेंगे, वरना प्योरिटी आपके हाथ में नहीं आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस के साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो भाई आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और
सेपरेशन टेक्निक, कुछ और सेपरेशन मेथड। तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।